गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आगे देखेंगे कि हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयनों के सांद्रण को और किस किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। तो अब इसमें नेक्स्ट है हमारा टॉपिक मोलरता या मोलैरिटी। मोलरता या मोलैरिटी क्या है? ये 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे मोलों की संख्या के आगे कैपिटल M लिखकर व्यक्त किया जाता है। यदि पदार्थ के 2 मोल 1 लीटर विलयन में उपस्थित हों तो हम कहेंगे ये 2m विलयन है। क्या ये 2m विलयन? मोल से क्या अभिप्राय है? मोल का मतलब होता है कि अणु भार के बराबर पदार्थ। यदि अपने अणु भार के बराबर कोई पदार्थ है तो हम कहेंगे ये 1 मोल है। जैसे 40 ग्राम NaOH इज इक्वल टू 1 मोल, 58.5 ग्राम NaCl इज इक्वल टू 1 मोल, 36.5 ग्राम HCl इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल का मतलब है अणु भार के बराबर पदार्थ ग्राम में 1 मोल। यदि उससे दुगना हो तो इट इज़ 2m, 3 गुना हो तो 3m, आधा हो तो इट इज़ m/2, 1/10 हो तो m/10 मोल। तो यदि किसी विलयन में 1 लीटर आयतन में 1 मोल उपस्थित है तो वो कहेगा, वो विलयन होगा 1m। 2 मोल है तो इट इज़ 2m, आधा मोल है तो इट इज़ m/2। यानी 1 लीटर विलयन में घुले हुए मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल M से। इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। निकालने के लिए मोलरता बराबर विलय की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में अपॉन मोलर द्रव्यमान, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर द्रव्यमान। या हम इसको कह सकते हैं विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये कहलाती है मोलैरिटी या मोलरता। एग्जाम्पल, 1 मोल NaCl का मतलब क्या हुआ? 58.5 ग्राम ऑफ NaCl। अगर अणु भार के बराबर कोई पदार्थ है तो वो कितना कहलाएगा? 1 मोल। और यदि 1 मोल जो है वो किस में डिजॉल्व है? 1 लीटर में, तो वो विलयन कहलाएगा मोलर विलयन। मोलर विलयन। तो मोलरिटी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू 1/वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर मिलीलीटर में या सीसी में तो उसको हमें किस में चेंज करना पड़ेगा? लीटर में। इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू लीटर। नाउ मोलैरिटी के हम एग्जाम्पल देखते हैं। इफ 0.435 ग्राम ऑफ KMnO4 is dissolved in enough water to give 250 ml of solution, तो अब हम इसकी मोलरिटी कैसे निकालेंगे? हमको दिया गया है कि 0.435 ग्राम KMnO4 को कितने वाटर में डिजॉल्व किया? 250 ml में। सॉरी, को वाटर में डिजॉल्व करने पर सॉल्यूशन कितना बना? 250 ml। अब सबसे पहले क्या करेंगे?
इस मास को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट 435 ग्राम ऑफ KMnO4 कितने मोल होगा? इसको निकालने के लिए मोल निकालते हैं पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। तो KMnO4 का मॉलिक्यूलर वेट है 158, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 158 से। तो ये हो जाएगा 0.435 डिवाइडेड बाई 158। ये आया। सॉल्व करने के बाद 0.00275 मोल। अब ये मोल कितने में है? ये मोल है 250 ml में। हमें कितने में चाहिए? हमें चाहिए 1 लीटर में। तो नाउ दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस इज नोन, दिस कैन बी कंबाइंड विद द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच मस्ट बी इन लीटर। अब तो हम क्या करेंगे? इसको लीटर में चेंज करेंगे, तो 250 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1/4, ये 4 ऊपर आ जाएगा। देन 0.00275 multiplied by 4 is the molarity of given KMnO4 solution. So this is a way how we can find out the molarity of the solution. क्या करना है? पहले हमको ये निकालना है कि 1 लीटर में 2 मेथड हैं। या तो आप निकाल लीजिए 1 लीटर में कितने ग्राम प्रेजेंट हैं, और उस ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास या मोलर द्रव्यमान से भाग दे दीजिए। या फिर दूसरा तरीका है, पहले आप निकाल लीजिए कि मोलों की संख्या कितनी है, विलय के मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? विलय की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार, और फिर उसको विलयन के आयतन से भाग दे दें। आयतन किस में होना चाहिए? लीटर में। तो दिस इज द मोलैरिटी या मोलरता। नाउ वी कम टू मोलैलिटी, मोलरता। मोलरता और मोलरता में बहुत सूक्ष्म अंतर है। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं और मोलरता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। क्या है ये? 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे मोलों की संख्या के आगे स्मॉल m लिखकर व्यक्त किया जाता है। इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व पर kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। It can be represented as small m written with the number of moles present in 1 kilogram. इसमें क्या मतलब हुआ? मोलरता में हम विलयन का आयतन लेते थे, यहाँ विलयन का भार लेना है। विलयन का आयतन किस में लेते थे? लीटर में। यहाँ विलयन का भार लिया जाएगा किलोग्राम में। तो स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, अपॉन विलयन का भार किलोग्राम में, किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
क्योंकि मोल्स और मास ये टेम्परेचर से चेंज नहीं होते हैं, इसलिए मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होती है। मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर था विलयन का आयतन। जैसे यहाँ पे क्या था, लीटर ऑफ सॉल्यूशन, विलयन का आयतन। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसलिए मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलैरिटी ताप के साथ परिवर्तित होती है, लेकिन मोलैलिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर बिकॉज weight of solvent does not change with temperature, and number of moles of solute also does not change with temperature. अब यहाँ ये देखने वाली बातें हैं कि मोलैरिटी और मोलैलिटी में वास्तव में क्या डिफरेंस है। यदि हम वाटर सॉल्वेंट की बात करें तो वाटर के लिए वॉल्यूम और मास सेम है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू 1 मीन्स मास और वॉल्यूम आपस में बराबर हैं। द्रव्यमान और आयतन आपस में बराबर है। इसलिए 1 लीटर पानी या 1 किलोग्राम पानी एक ही बात है। फॉर वाटर 1 किलोग्राम वाटर एंड 1 लीटर वाटर इज द सेम थिंग बिकॉज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1। वाटर का घनत्व, जल का घनत्व 1 होता है। तो यदि विलयन आपके पानी में बना हुआ है, या आप कह सकते हैं विलायक जो है वो क्या है, पानी है, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी में कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन यदि विलायक पानी नहीं है तो जो कोई भी दूसरा विलायक होगा उसकी डेंसिटी 1 नहीं होगी। हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो डेंसिटी कम होगी 1 से और या डेंसिटी 1 से ज़्यादा होगी। तो उस केस में मोलैरिटी और मोलैलिटी अलग अलग होंगी। अब कैसे चेंज करेंगे? इफ़ वी नो द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन वी कैन कैलकुलेट मोलैलिटी from the molarity and molarity from the molality, vice versa. कैसे? देखिए, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट को हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास, मोलर ग्राम में मात्रा सॉल्यूट की, उसको अपन मोलर मास से डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हम निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन अगर वाटर है तो वॉल्यूम और मास एक ही बात है, लेकिन अगर वाटर नहीं है तो मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी, या वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। तो मास अपॉन डेंसिटी से हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को यदि हम वॉल्यूम से डिवाइड कर दें
तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैरिटी। और अगर हम इसको वेट ऑफ द सॉल्यूशन से डिवाइड कर दें तो हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी। यानी मोलैरिटी निकालने के लिए हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए और क्या चाहिए हमें, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में। और मोलैलिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और साथ में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोलैरिटी किस में आएगी, मोल अपॉन लीटर सॉल्यूशन। और मोलैरिटी किस में आएगी, मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में हमने क्या देखा, अंतर। एक दूसरे को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यदि कोई विलायक ऐसा है जिसकी डेंसिटी या घनत्व एक से ज़्यादा है, मास अपॉन वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 1, यानी मास इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, मास इज ग्रेटर देन वॉल्यूम, इसका मतलब है 1 किलोग्राम ज़्यादा है 1 लीटर से। तो 1 लीटर में जितना घुला है उससे 1 किलोग्राम में और ज़्यादा घुला होगा, यानी मोलैलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। इस केस में मोलैलिटी का मान मोलैरिटी से ज़्यादा होगा। मोलैरिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी when the density of the solvent is greater than 1। अब यदि हम बात करते हैं डेंसिटी 1 से कम है, जैसे अल्कोहल, बेंजीन, तो डेंसिटी 1 से कम है, दैट इज मास इज लेस देन वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, 1 से कम मतलब मास कम है, वॉल्यूम ज़्यादा है। तो फिर 1 किलोग्राम जो है वो कम हुआ किससे, 1 लीटर से। तो 1 लीटर में घुला है मोलैरिटी के लिए, मोलरता के लिए, तो 1 किलोग्राम क्वांटिटी कम है तो उसमें कितना घुलेगा, कम घुलेगा, यानी मोलैलिटी इज लेस देन मोलैरिटी। मोलरता से कम होगी। मोलैलिटी इज लेस देन मोलैरिटी। मोलरता से कम होगी। और अगर डेंसिटी 1 है तो मोलरता और मोलरता बराबर होगी। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। जनरली हम सॉल्यूशन पानी में बनाते हैं, विलायक या सॉल्वेंट जो है वो पानी होता है, इसलिए मोलरता और मोलरता में कोई अंतर नहीं होता है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट, नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है। इसे ग्राम तुल्यांकों की संख्या के आगे n लिखकर व्यक्त करते हैं। इट एक्सप्रेस द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट dissolved per liter of the solution. It expresses the number of gram equivalent of solute dissolved per liter of the solution. 1 लीटर विलयन में जितने ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं
वो उस विलयन की नॉर्मलता कहलाते हैं। ग्राम तुल्यांक मतलब तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट के बराबर। अगर हम ग्राम में ले लें तो वो कहलाएगा ग्राम तुल्यांक। फॉर एग्जाम्पल NaOH का इक्विवेलेंट वेट होता है 40, तो 40 ग्राम मीन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 80 ग्राम मीन्स 2 ग्राम इक्विवेलेंट्स, 20 ग्राम मीन्स 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट्स। यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे? तुल्यांकी भार पदार्थ का ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार। अब इसको कैसे व्यक्त करते हैं? कैपिटल N से। नॉर्मलता बराबर विलय की सांद्रता ग्राम्स प्रति लीटर में बटे तुल्यांकी भार। मोलरता थी विलय की सांद्रता ग्राम्स प्रति लीटर में बटे अणुभार। और यहाँ क्या है? तुल्यांकी भार। N इज इक्वल टू विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। कैसे निकालेंगे? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट इनटू 1 by वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम जानते हैं अगर एसिड है, कोई एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो हम क्या करेंगे? उसके मॉलिक्यूलर वेट को बेसिसिटी से डिवाइड कर देंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इट्स बेसिसिटी। बेसिसिटी मीन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस का नंबर। और अगर बेस का निकालना है तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH चेन। एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है, एसिड का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी, और बेस का इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी। जैसे H2SO4 है, H2SO4 की एसिड है, इसकी बेसिसिटी कितनी है? 2। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट 98/2 49, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा 49। HCl इसकी बेसिसिटी 1, तो 36.5/1, इसका इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार होगा 36.5 36.5। इसी तरीके से NaOH 1 OH है, तो एसिडिटी कितनी हुई इसकी? 1, तो 40/1, इसका तुल्यांकी भार कितना होगा? अणुभार बटे 1 अम्लता 40/1 40। तो इस तरीके से आप एसिड और बेस के इक्विवेलेंट वेट या तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। अगर लवण हो तो लवण का तुल्यांकी भार होगा धन आयन का तुल्यांकी भार प्लस ऋण आयन का तुल्यांकी भार। और आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? आयन का एटॉमिक वेट बटे इट्स वैलेंसी, संयोजकता। जैसे सोडियम आयन NaCl, सोडियम आयन का इक्विवेलेंट वेट 23 अपॉन वैलेंसी 1 23। Cl 35.5 अपॉन 1 35.5। टोटल इक्विवेलेंट वेट 23 प्लस 35.5 58.5। तो इस तरीके से हम किसी भी सब्सटेंस का, केमिकल कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि कोई सॉल्यूट ऐसा है जिसके लिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है, ऐसा कब होगा?
जब एसिड की बेसिसिटी 1 हो, बेस की एसिडिटी 1 हो, या दोनों आयंस की वैलेंसी, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन की वैलेंसी 1 हो, उस केस में चाहे इक्विवेलेंट वेट हो चाहे मॉलिक्यूलर वेट हो, एक ही बात है। और क्योंकि इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट जब एक ही बात है तो नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी आपस में बराबर होगी। फिर से समझ लीजिए, नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी, नॉर्मलता और मोलरता आपस में कब बराबर होंगी? जब तुल्यांकी भार और अणु भार आपस में बराबर हों। When equivalent weight and molecular weight are same, then molarity and normality are also same, similar. लेकिन यदि ऐसा नहीं है, अब यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा? अणुभार हमेशा तुल्यांकी भार से ज़्यादा होगा, यानी तुल्यांकी भार हमेशा अणुभार से कम होगा। क्यों? क्योंकि अणुभार को अम्लता, क्षारकता या संयोजकता से भाग देने पर तुल्यांकी भार आएगा। इसलिए तुल्यांकी भार हमेशा अणुभार से कम होगा। इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज लेस देन मॉलिक्यूलर वेट। अब क्योंकि तुल्यांकी भार कम होगा तो तुल्यांक विलयन, नॉर्मल विलयन बनाने के लिए कम घोलना पड़ेगा, मोलर विलयन बनाने के लिए ज़्यादा घोलना पड़ेगा। अर्थात नॉर्मेलिटी जो है वो मोलैरिटी से ज़्यादा होगी। नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी हमेशा, नॉर्मलता हमेशा मोलरता से ज़्यादा होगी। इसको हम एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं। मान लीजिए हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन बना रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट होता है 98 और इक्विवेलेंट वेट है 98 डिवाइडेड बाई 2 यानी 49। अब यदि हमने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर पानी में घोला तो मोलैरिटी कितनी आएगी? 1 m, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर 1 m। अब नॉर्मेलिटी कितनी आएगी? नॉर्मेलिटी आएगी, अगर 49 ग्राम घुला होता है 1 लीटर में तो नॉर्मेलिटी होती है n, 98 डिजॉल्व है तो इट इज़ 2n। सेम सॉल्यूशन की मोलैरिटी है 1 m और नॉर्मेलिटी है 2n। इसलिए हम कहते हैं कि नॉर्मेलिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलैरिटी। नॉर्मेलिटी या तो मोलैरिटी के बराबर होगी, किस केस में? जब इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट बराबर है, या नॉर्मेलिटी इज ग्रेटर देन मोलैरिटी। तो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी को कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन, या हम इसे कहते हैं मोल प्रभाज, या इसको मोल भिन्न भी कहा जाता है। क्या है ये? विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज या मोल भिन्न कहते हैं। The ratio of the number of moles of that component to the total number of moles of all the components in the solution is known as mole fraction. इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। a के लिए तो x से किसके बराबर हो जाएगा? मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल मोल्स इन सॉल्यूशन। मोल्स ऑफ a अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो, हमने माना कि किसी विलयन में स्मॉल n मोल्स किसके हैं? विलय के, सॉल्यूट के, और कैपिटल N मोल किसके हैं? विलायक के। तो कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब यदि विलय XA है और विलायक है XB,
तो एक्स से किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। इसी तरीके से एक्स भी किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल एन अपॉन एन प्लस स्मॉल एन। यदि हम एक्स से और एक्स बी को जोड़ें तो क्या आएगा, देख लीजिए, स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन अपॉन एन प्लस स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन 1। यानी द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी। किसी विलयन में सभी अवयवों के मोल भिन्न का योग 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अगर विलय और विलायक 2 कंपोनेंट हैं तो एक्स ए प्लस एक्स बी किस बराबर 1। अब स्मॉल एन कैसे निकालेंगे, स्मॉल एन होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलय का अणुभार, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। कैपिटल एन इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार, द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम, द अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट विलायक इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक का अणुभार। तो इस तरीके से हमने देखा कि विलयन को, विभिन्न सांद्रणों को किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। These all are the methods for expressing concentrations of solution. That's all for today. नेक्स्ट टाइम पे हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।